हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ाईपुर पर। दोस्तों, आज हम आपको आरआरबी, एनटीपीसी, यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी और ग्रुप डी के लिए कुछ मैथ क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ, जो आपको मैथ में बहुत सारा हेल्प करेगी और आपकी टाइम भी बचाएगी। जिस तरह दोस्तों मैं करता हूँ, जिस ट्रिक से, जिस लॉजिक से, आप भी उसी तरह करिएगा तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, जो आप किसी और क्वेश्चन में दे सकते हैं। टफ क्वेश्चन में उस टाइम को आप लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद हो प्लीज़ लाइक करें। और ये हमारा सेट 1 है। अगर आप कहेंगे तो ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और सेट 2, सेट 3 ऐसे सब लेकर आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों चलते हैं। अब वीडियो को मतलब लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ए और बी साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस कार्य को कैसे कर सकता है? तो ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका कैसे लगेगा। तो ए प्लस बी, ये प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए अकेला 30 दिन में कर रहा है। तो पूछा है बी कितने दिनों में कर पाएगा। तो ये क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन समझ पाएंगे आप। तो 12 और 30 का लासा हो जाएगा 60। तो 12 पंचे 60 और 30 दूनी 60। ठीक है। तो जैसे देख पा रहे हैं, ये होता है टोटल वर्क और ये होती है एफिशिएंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल वर्क हो गया, ये एफिशिएंसी। तो ए की एफिशिएंसी कितना है? 2। अगर हम 2 रख देंगे ए की एफिशिएंसी, तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी? टोटल एफिशिएंसी 5 है, ए प्लस बी की 5 है, तो बी की एफिशिएंसी 3 बचेगी और बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और 3 हो जाएगी। टोटल और कितना है? 60। टोटल और 60 है, बी की पूछा है, तो बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी और ये कट जाएगा 20। अतः जो बी है वो 20 दिन में कार्य समाप्त कर लेगा। तो 20 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको करना है एग्जाम में, बहुत ही कम टाइम के साथ। इस तरह क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, एक घन का विकर्ण रूट 192 सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या है? तो घन का विकर्ण दिया है और इसका आयतन पूछा है। तो सबसे पहले घन का आयतन क्या होता है? घन है तो घन का आयतन हो जाएगा ए क्यूब। घन का आयतन 1 क्यूब। तो दोस्तों आप ऐसे देख सकते हैं, 216 6 का क्यूब है, और 512 8 का क्यूब है, 624 किसी का क्यूब नहीं है। तो ये दोनों आंसर तो हो ही नहीं सकते, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो देखते हैं कौन सा होता है। ये होता है ऑप्शन मेथड से द्वारा ऑप्शन को एलिमिनेट करना। तो आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर चुके हैं। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो होता है √3a। ये घन का विकर्ण होता है, जो कि दिया कितना? 192। अब 192 दिया है रूट, तो a दोनों तरफ और करेंगे तो ये हो जाएगा 3a² और ये हो जाएगा 192। तो ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा a की वैल्यू 8 आ गई। तो इस तरह हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का क्यूब, यानी कि 512। ये भी आंसर नहीं है, तो 512 आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। पहले घन का आयतन पूछा है, तो b = घन का आयतन का सूत्र होता है b = a क्यूब। अब a हमें नहीं पता है, a के लिए घन का विकर्ण दिया है, यहाँ से a निकालेंगे हम। जो घन का विकर्ण का फार्मूला होता है सीधा सीधा, और √3a होता है। √3a होता है घन का विकर्ण का फार्मूला। तो √3a = √192। अब दोनों तरफ हम ओवर कर देंगे, ये दोनों तरफ ओवर करेंगे तो क्या होगा? 3a² = 192। तो उसके बाद
3 से ये इधर भाग करेंगे और 64 आएगा और ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी। बस ए की वैल्यू मिलते हुए हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा। ए इक्वल टू 8 आंसर। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। एक घड़ी पर 230 रुपये अंकित है और 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ये है 12% की छूट पर बेची जाती है, तो घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 230 रुपये है इसका मार्क प्राइस। हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस किस पे, जब 12% की छूट देंगे। तो 12% फ्रैक्शन वाली क्या होती है, ठीक है, ये होता है फ्रैक्शन वैल्यू 12% की। अब ये क्या कर रहा है, 25 में 3 की छूट दे रहा है। तो 25 की वैल्यू कितना है, 230 रुपये और हमें चाहिए 22 की वैल्यू। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखते हैं। या तो फिर सीधा हम 230 का 12% निकाल लेते हैं, ये इस तरीके से रहने देते हैं। दो सौ तीस का 12% निकाल लेंगे। सीधे सेलिंग प्राइस करेंगे तो 230, अगर 12% छूट देगा तो बेचेगा कितने पे, 88 पे। कितने बेचेगी सामान, 88 पर। 88 पर बेचेगा, मतलब ये 11 का मल्टीप्लिकेशन है। तो आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हैं, 11 का कौन सा है जो 11 से कटने वाला है। तो यही ऑप्शन 11 से कटने वाला है, और कोई ऑप्शन आपका 11 से एलिमिनेट नहीं होगा, मतलब 11 से नहीं कटेगा। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड, कि आप 11 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर लें तो 11 से ये नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 11 से ये भी नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। 11 से ये भी नहीं कटेगी, सिर्फ 11 से ही कटेगा, क्योंकि इसके जो ऑड और इवन के दोनों पर जोड़ने पर उसके सम बराबर आने चाहिए। ऑड इवन के जो स्पेस मतलब नंबर हैं वो बराबर होने चाहिए, 4 और 2 2 4, मतलब ये 11 से पूरी तरह कट जाएगा। तो जब 11 से कट जाएगा तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लेकिन ये तो हमारा हो गया ऑप्शन एलिमिनेट। ऑप्शन एलिमिनेट मेथड आपको पता होगा, क्योंकि 11 का 88 11 का मल्टीपल है, इसलिए हमारे क्वेश्चन में भी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो सिर्फ यही एक 11 का मल्टीपल है। अब ये लगेगा इससे तो यहाँ 100, क्योंकि हम 12% छूट दे रहे हैं तो हम बेचेंगे कितने में, 88 पर, तो इसलिए बटे 100। अब 1010 उड़ा देंगे और ये मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 202.4 आ जाएगा, क्योंकि 8 3 24 आप यहाँ से देख सकते हैं। 8 3 24 यानी 4, यानी हमारे जो यूनिट डिजिट है वो 4 आना चाहिए, तो सिर्फ 4 यहीं पर आ रहा है। तो आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, बाकी आपका आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये किलोमीटर में, और ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो हमें 72 किलोमीटर का निकालना है, 72 किलोमीटर। तो ये शॉर्ट ट्रिक सीधा आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही लगाया जाता है। तो ये कितने गुना है, 4 गुना, तो ये भी हमारा 4 गुना होना चाहिए। तो 15 चौके 60, यानी 6.0 सेंटीमीटर। तो 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि 18 किलोमीटर से 1.5 सेंटीमीटर हुआ है, और ये जो पूछा है ये इसका 4 का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये भी इसका 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा, और सीधा सीधा 6 हमारा आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हम आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, जिससे आपको बहुत ही कम समय बचे। आप क्वेश्चन को 2-3 बार करके देखिएगा, आपको इस ऐसे क्वेश्चन रट जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसका भी बहुत ही शॉर्टकट मेथड है जो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत ही बढ़िया मेथड है ये। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिले, सीधा सीधा क्या करना है आपको, जैसे जब एक वस्तु 524 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, उसी वस्तु को इतने मतलब x रुपये में बेचने पर
लाभ होता है, y रुपये में बेचने पर हानि होती है। तो ऐसे फिर और क्रय मूल्य पूछे तो ऐसे फिर क्या होता है कि हम x प्लस वाई करके बटे 2 कर देंगे। मतलब ये क्या है, एवरेज निकाल लेंगे हम। इन दोनों का जो एवरेज होगा वही इस क्वेश्चन का है CP होगा, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा। तो एवरेज निकालेंगे हम, एवरेज हो जाएगा 524। आपको टाइप याद रखना है क्वेश्चन का टाइप, कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाया जाता है। और 4 2 6, 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9 और बटे 2, 2 चौक 8, एक इसमें चला गया 2 8 16 और 2 8 16। तो हमारा आंसर 488 रुपीज़ हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही बढ़िया मेथड है। आपको ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही लगाना है कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिया हो, ऐसे लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हो कि ऐसे x रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है और y रुपये में बेचने पर जो हानि होती है वो दोनों सेम होती है, तो हमेशा उसका जो CP होता है उन दोनों का एवरेज ही होता है। तो ये तो आपको हो गया शॉर्ट मेथड। एक और मेथड है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको, वो भी बढ़िया मेथड है। अगर आप कभी भूल जाएँ तो उस मेथड से आप सवाल को टैकल कर सकते हैं। दोस्तों ये आपको रेलवे और UP SSC में देखने को मिलेंगे। दोस्तों वो वीडियो अगर पसंद में आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के जरूर शेयर करें। तो क्या है कि वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है, ठीक है, तो हमेशा CP जो लाभ होता है हमारा वो होता है, मतलब ये है 524 रुपये और माइनस CP, तो हमारा ये लाभ होगा। मतलब जो SP होगा और माइनस CP, ये हमारा लाभ हो जाएगा। SP माइनस CP ये लाभ होता है, ये होता है लाभ, और CP माइनस SP ये होती है हानि। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। तो SP कितना है हमारा 524 और माइनस CP हमें पता करना है। ये SP2 हो जाएगा, ये SP1 हो जाएगा। यहाँ पे CP वही रहेगा और SP2 कितना 452। तो क्या करेंगे, CP को इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे। तो CP को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2CP और ये इधर जाके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4 2 6, 5 2 7 और 4 5 4 9। तो बस वही बात हुई। अब CP/2 कर देंगे, इसे 976/2 कर देंगे और हमारा आंसर 488 रुपये आ जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपको औसत नहीं निकालना हो या एवरेज नहीं निकालना हो तो आप इस फार्मूले से भी, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है इस सारे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। SP माइनस SP1 माइनस CP, CP माइनस SP1, हानि ये होता है, लाभ ही होता है। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.60 किलोमीटर ये 6वां क्वेश्चन है। तो क्या है देखते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती हुई 75 मीटर लंबी ट्रेन एक निश्चित टेलीग्राफ पोस्ट को किस समय में पार करेगी। तो यहाँ पे टाइम हमको पूछा है। तो देखो ये मीटर पे है, जो हमारा आंसर है वो भी सेकंड में है। तो सबसे पहले इसको हम बनाएंगे मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो हो जाएगा 3 6 18 20 50/2 मीटर पर सेकंड। ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 50/3 हमारा हो जाएगा स्पीड। और टाइम पूछा है, तो टाइम हो जाएगा, दूरी कितनी है 75 मीटर और टाइम कितना है 50/3। तो ये 3 यहाँ चला जाएगा और 50 यहाँ हो जाएगा। तो हो जाएगा क्या 25 3 75, 25 दूना 50, 3 3 का 9/2, यानी कि 4.5 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 4.5 सेकेंड इसका आंसर आ चुका है। तो आपको वीडियो क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आगे चलते हैं। यदि त्रिभुज का और आपको पता है, मान लो ये θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। आपको पता है θ1 प्लस θ2 और प्लस θ3 = 180। ये तो पता ही होगा आपको। अब क्या है
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो मान लो θ1 पकड़ लेते हैं, जो θ1 है हमारा वो क्या है, और एक बात कि θ2 और इक्वल टू θ3 बराबर दिया है। कोई भी मान लो, आप कुछ भी मान सकते हैं, θ3 मान सकते हैं, आप इन दोनों को बराबर कर सकते हो। मैं θ1 को मान लेता हूँ और इन दोनों को बराबर कर देता हूँ, θ2 θ3 को बराबर कर देता हूँ, तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। और ये कह रहा है इन दोनों के योग के, θ2 ही हमारा θ3 है, तो दोनों θ2 ही मान लेते हैं, क्योंकि ये भी θ3 है तो ये θ2 लिख देते हैं, तो बटे 2। ये क्या हो जाएगा, 2 θ1 इक्वल टू, या तो 3 रहने दो, θ2 प्लस θ3। तो ये आपको समझ में आया होगा कि 2 θ1 इक्वल टू θ2 प्लस θ3। तो जहाँ पे हम θ2 प्लस θ3 है वहाँ पे हम 2 θ1 लिख सकते हैं, तो ये θ1 हो जाएगा। और ये प्लस इसके जगह हम ये लिख दो, 2 θ1 इक्वल टू 180, इन दोनों को 3 θ1 इक्वल टू 180, ये 60 हो जाएगा। तो वही θ1 इक्वल टू 60 आ गया है। अगर ये θ1 से 60 निकाल लिए हों तो आपको यहाँ पे कहीं भी रख दो, वैसे भी आपको ये देखना ही पड़ेगा कि अगर θ1 60 है, ये 60 है, तो ये 120 होना चाहिए। तो यहाँ मतलब 60 और 60 रखने पर ही ये एक समीकरण बराबर होगा। तो बस ये भी 60 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। इस तरह से आपका समबाहु त्रिभुज सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। एक त्रिभुज के दो कोणों का योग 116 अंश है और उनका अंतर 24 अंश है। त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का माप है। ये क्या दिया है, दो कोणों का योग 116 अंश है और उनका अंतर, मतलब दो कोणों का योग x प्लस वाई दिया है 116 और इनका अंतर दिया है 24। तो आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, मतलब ये 3 हमारे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा और ये z हो जाएगा। 3 में सबसे छोटे कोण का माप पूछा है, तो सबसे पहले एक कोण निकालते हैं हम। ये कैंसिल कर देंगे, ये 2x हो जाएगा और ये 140 हो जाएगा और x इक्वल टू 70 हो जाएगा। तो मतलब ये 70 हो जाएगा और 116, 70, 30, 100, 46 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 70, ये 46 और ये कितना हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। Z 64, X 17, Y 46। तो सबसे छोटा में 46 दिख रहा है, तो 746 इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के। तो ये हो गया त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है BC के। ये DE हो जाएगा हमारा, ये दोनों पैरेलल हैं। ये AB और AC पर है, सही है। AB इक्वल टू 7 है, ये पूरा 7 है, ओके। और BD इक्वल टू है 3 सेंटीमीटर, मतलब BD ये 3 सेंटीमीटर, तो ये 4 हो जाएगा। तो BC और DA का अनुपात पूछा है, BC और DA का अनुपात पूछा है। तो कैसे लगेगा ये, देखते हैं। ये 3, ये 4, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 3 रेशियो हो जाएगा, 4:3। और ये कैसे होगा, ओके। तो जब ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा और ये पूरा 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, यानी 7:4। तो ये काटेंगे तो ये 3.5, ये 2,
तो आंसर आपका 3.5 = 2 आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, समझ में आया होगा कि ये जो बड़ी वाली दूरी है, ये 7 हो जाएगा, और जो छोटी है जिसमें ये छोटा है, छोटा में 4 है तो छोटे में भी 4 हो जाएगा। तो हमारा BC और रेशियो DE पूछा है, तो BC कितना हो जाएगा हमारा 7 और DE कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6250 रुपये पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर, ये पूछा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो फटाक से करते हैं इसको। और 2 वर्षों के लिए पूछा है, तो 2 वर्षों के लिए मतलब साधारण ब्याज तो सिंपल सा 16% हो जाएगा, लेकिन आपका जो CI हो जाएगा वो कितना होगा, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ता है 8 + 8 + 8 × 8 100। अच्छा, 8 8 16 और प्लस 0.64। अच्छा, 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, तो हमारा जो मतलब अंतर होगा इन दोनों का वो 0.64 ही होने वाला है। तो हमें जो ये अंतर हो जाएगा ये 0.64 अंतर हो जाएगा। तो इसी की वैल्यू पूछा है कि इन दोनों के मध्य अंतर कितना होगा, तो ये अब इसे मिटा देते हैं थोड़ा। तो जो हमारा CI और SI में जो हमारा डिफरेंस हुआ वो 0.64 हो जाएगा। तो ये पूछा है, ये हमारा CI माइनस SI कितना आ गया, ये था 16.64 और ये था 16, तो हमारा जो डिफरेंस आया वो 0.6% आया। तो वही मैं लिखा था, तो यहाँ पे ये रफ कर देता हूँ। अब देखिए 100% की वैल्यू हमें पता है वो है 6250, लेकिन हमें पता करना है 0.64% की वैल्यू। तो कैसे होगा, एक 0 से एक 0 डिलीट कर देंगे और फिर क्या करेंगे, 1% की वैल्यू जाएगी 62.5। ये हमारा 1% की वैल्यू हो गई, लेकिन हमें चाहिए कि ना 0.64% की वैल्यू। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ 64/100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, 64/100 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं। तो 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 0 और 5 से ही जाएगा, 5 का नंबर 5, 1 5 दूनी 10, 2 5 25, ये 20 हो गया, ये 12.5। अब 4 से काटेंगे, 4 5 20 और 4 का नंबर 4, 2 4 6 24, 16 6 64। अब ये 12.5, ये 16। अब 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 2 5 25, 2.5 को 16 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आने वाला है, 2.5 को 16 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 2.5 × 16, 16 5 80, 0 8, 16 दूनी 32 8 40, तो ये 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपको ये पार्ट 1 था हमारा, ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास। अगर पार्ट 2 चाहिए आपको तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, कमेंट कीजिए, मैं आपको पार्ट 2 लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।